प्रिय छात्रों प्रिय छात्रों आज का हमारा ये लेक्चर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है। इसके बारे में पहले 2 लेक्चर आपसे शेयर किए जा चुके हैं, जिसमें हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस, फंड मीनिंग और फंड फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग के बारे में आपको बताया था। अब है लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस देखते हुए भी कुछ इसकी लिमिटेशंस है, सीमाएँ हैं, जिनमें सबसे पहला है यह भूतकाल से संबंधित होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का संबंध भूतकाल में जो घटित हो चुका उसका एनालिसिस करना होता है। यह विवरण हमें यह बताता है कि क्या हो चुका है। इस स्टेटमेंट से हम यह नहीं पता कर सकते कि भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें समुचित एवं मौलिक जानकारी प्रदान करना। इस स्टेटमेंट के आधार पर व्यवसाय की फाइनेंशियल स्थिति की मौलिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बेसिक जानकारी हमें नहीं पता चलती है कि संस्था की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। यह स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के कुछ आंकड़ों को हम जमा कर वापस एनालिसिस करके सूचनाएं निकालते हैं। नेक्स्ट आता है ब्राह्मिक प्रस्तुतिकरण। यह स्टेटमेंट हमें कोष फंड फ्लो की ही जानकारी देता है, फंड के बारे में ही जानकारी देता है। यह हमें रोकड़ स्थिति में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी हमें नहीं बताता है। इस स्टेटमेंट से हम सभी कैश रिसिप्ट और भुगतानों का ज्ञान नहीं कर सकते। अतः यह केवल फंड फ्लो पर आधारित सूचनाएं भ्रामक चित्र प्रस्तुत करती है, जिससे भ्रामक निष्कर्ष भी निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की विभिन्न मदों का अलग अलग विश्लेषण करने में असमर्थ। फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल की कुल राशि में परिवर्तन का ही विश्लेषण करता है तथा वर्किंग कैपिटल के विभिन्न मदों में परिवर्तन और उचावचन का विश्लेषण नहीं करता है। इस कारण ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसके कारण इसकी आलोचना होती है और ये इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आता है कोष प्रवाह कब होता है। व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ फंड। फंड का निर्माण कब होता है, कोष कैसे बनता है। किसी भी लेन देन से कब कोष प्रवाह होता है या कब कोष प्रवाह नहीं होता है, इसे अब हम समझेंगे। कोष प्रवाह कब होगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आए जिन लेन देनों के फलस्वरूप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है किसी भी संस्था में, उससे अगर वर्किंग कैपिटल में या तो कमी होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसके कारण कोष प्रवाह होगा। इसमें जैसे जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें, यदि लेन देन का प्रवाह एक चालू संपत्ति वाले खाते और एक गैर चालू संपत्ति वाले खाते पर पड़ता हो, यानी कि किसी भी व्यवसायिक संस्था में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो जो एक चालू संपत्ति वाले खाते से संबंधित हो और दूसरा गैर चालू संपत्ति वाले, जैसे हमने कैश पेमेंट करके फर्नीचर को खरीदा, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, फर्नीचर खाता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट एक कैसा है, गैर चालू संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स है, जबकि कैश एक करंट एसेट्स है। इससे कोषों का बहिर्वाह यानी कि कोष फंड्स बाहर जाएंगे, इसका उपयोग होगा। इस लेन देन के फलस्वरूप नकद में तो कमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजी में भी कमी होगी। यदि किसी लेन देन का प्रभाव एक चालू संपत्ति वाले खाते और दूसरा गैर चालू दायित्व वाले खाते पर पड़ता हो, यानी कि हमने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसके कारण एक एंट्री एक चालू संपत्ति वाले खाते में होगी और दूसरी एंट्री गैर चालू दायित्व वाले खाते में होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी ने रोकड़ के बदले ऋण पत्र जारी कर रोकड़ खाता डेबिट करेंगे और ऋण पत्र खाता क्रेडिट करेंगे, यानी कि अगर कोई संस्था द्वारा रोकड़ के बदले अगर किसी को ऋण पत्र दिए जाते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इसके कारण क्या होगा, कार्यशील पूंजी में तो वृद्धि होगी, तो ये लेन देन कोषों का स्रोत होगा। इस प्रकार नकद के बदले अंश पूंजी या शेयर जारी करने पर या ऋण लेने पर कोषों का अंतर्वाह होगा। इसके विपरीत अधिमान अंशों का शोधन करने पर या रिडेम्पशन करने पर ऋण पत्र के पुनः भुगतान करने पर उनका बहिर्वाह होगा, यानी फंड्स का यूज होगा।
नेक्स्ट आता है यदि लेन देन का प्रभाव एक चालू दायित्व वाले खाते तथा दूसरा गैर चालू दायित्व वाले खाते पर पड़ता हो। जैसे लेनदारों को भुगतान, अंश पूंजी या ऋण पत्र जारी करके लेनदार खाता डेबिट करेंगे और अंश पूंजी या ऋण पत्र खाता क्रेडिट करेंगे। यानी कि किसी लेनदार को हम भुगतान करने के लिए अंश पूंजी या डिबेंचर जारी कर देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर। इस लेन देन के फलस्वरूप लेनदारों में तो कमी होगी और कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। इसे कोषों का इनफ्लो होगा, यानी कि फंड्स का निर्माण होगा। यदि लेन देन का प्रभाव एक चालू दायित्व वाले खाते और एक गैर चालू संपत्ति वाले खाते पर पड़ता हो, जैसे हमने उधार फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर खाता डेबिट करेंगे और लेनदार खाता क्रेडिट करेंगे। इस लेन देन के फलस्वरूप हमारे लेनदारों में वृद्धि हुई और फंड कारण कार्यशील पूंजी में कमी होगी। इससे कोषों का बहिर्वाह होगा या कोषों का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक क्रिया के फलस्वरूप क्रियाशील लाभ और क्रियाशील हानि के कारण कोष प्रवाह होता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था में क्रय विक्रय व्यापारिक आयों का सम्मिलित प्रभाव कोष प्रवाह विवरण में कोषों का क्रियाशील लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्रियाशील लाभों की गणना हेतु गैर व्यापारिक खर्चे और गैर व्यापारिक आयों का समायोजन कर लिया जाता है। नेक्स्ट, गैर व्यावसायिक प्राप्तियों, आयों, भुगतानों, खर्चों, हानियों के फलस्वरूप कोष का प्रवाह होता है। यदि किसी भी गैर व्यावसायिक प्राप्तियां, आय, खर्च, भुगतान, हानियां इस प्रकार की है कि उसके परिणाम स्वरूप चालू संपत्ति, चालू दायित्व प्रभावित होते हैं तो ऐसे व्यवहारों के फलस्वरूप कोष का प्रवाह होगा। उदाहरण के लिए नकद लाभांश प्राप्त होने पर यह कोषों का स्रोत होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोष प्रवाह तभी होगा जब लेन देन के फलस्वरूप चालू खाता और दूसरा गैर चालू खाता प्रभावित होगा।